नमस्कार, मैं चंदन कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। अनएडिटेड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। 3 राज्यों ने अपना ध्यान पूरे देश का अपनी ओर खींचा हुआ है। मैं बात करूँ अगर पश्चिम बंगाल की, तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एक्शन मोड में है और पूरे देश की नज़र उन पर टिकी हुई है। वहीं दूसरे राज्य की बात करूँ मैं अगर तमिलनाडु की, तो वहाँ पर विजय आज मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी मिलीजुली सरकार वहाँ चल रही है। देश का ध्यान इस बात पर है कि उनकी रणनीति क्या है, वो मिलीजुली सरकार को कैसे स्थिर बना पाते हैं। वहीं जो तीसरा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि 2027 के शुरुआती महीनों में वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 3 राज्यों के अलावा देश में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ ना तो चुनाव होने वाले हैं और सरकार भी वहाँ स्थिर है। बावजूद उस राज्य में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है, जिसका ध्यान अभी देश के लोगों का नहीं गया हुआ है। आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? वरुण, क्या है महाराष्ट्र में, क्यों इतनी हलचल, राजनीतिक हलचल मची हुई है जिस पर भी ध्यान नहीं जा रहा लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, पहले आपका। आपने जो 3 राज्यों का जिक्र किया शुरुआत में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही कहा। उन 3 प्रदेशों के अंदर जिस तरीके की हलचल है और होनी भी चाहिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु के अंदर खास तौर पे जिस तरीके के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में भाजपा को और जिस तरीके से विजय ने अपनी सरकार बनाई है तमिलनाडु के अंदर, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकसभा सीटों को भी देखा जाए या विधानसभा क्षेत्रों को भी देखा जाए तो। लेकिन इसके अलावा जैसा आपने कहा महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ा चुनाव तो मुझे याद नहीं है कि अब आने वाले दिनों में है। 2024 में विधानसभा चुनाव भी हो गया और 2024 में ही उससे पहले लोकसभा चुनाव भी हो गया। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस, एनसीपी, जो शरद पवार थे, उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनी, जिसमें शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल थी भाजपा के साथ। अब क्यों इस समय हलचल हो रही है जब चुनाव ही नहीं है तो कोई बड़ा? अब जो चुनाव होगा अगला बड़ा वो 29 में ही है। बिल्कुल। अब छोटे मोटे चुनावों के लिए तो इतनी बड़ी हलचल नहीं हो सकती है कि जिस तरीके की हलचल चल रही है। देखिए, हमने जिस तरीके से यहाँ पे जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में टाइगर की आहट, ये जो बात है वो यहीं से निकलकर शुरू हो रही है। टाइगर क्या है महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली? देखिए, ऑपरेशन टाइगर एक नाम दिया गया है और बहुत लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। और टाइगर का अर्थ यहाँ पर है, ये बहुत ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पे ये जो शिवसेना के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ऑपरेशन टाइगर का अर्थ यहाँ पर है कि जो शिवसेना, जो शिंदे के पास है, जो एकनाथ शिंदे के पास है, क्या वो उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी की जो शिवसेना है, उसमें फिर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेंध लगाने की कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पास्ट में हुआ, जो इतिहास में हुआ, वो यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और किस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद तक पहुँच गए। बिल्कुल। आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। लोकसभा के अंदर शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं इस समय। इन 9 सांसदों के में से हाल फिलहाल में 4 सांसदों के साथ जो शिवसेना शिंदे गुट की खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों की, उनके पार्टी के जो मंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में हैं, उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं पिछले कुछ समय से, उसने राज्य का राजनीतिक पारा जो है एकदम से अपने चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। बढ़ गया है पारा काफ़ी ज़्यादा। जो मैं 4 शिवसेना यूबीटी के सांसदों की बात कर रहा हूं, उनमें से पहला नाम है नागेश पाटिल अष्टिकर। ये हिंगोली लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। 2024 में ही लोकसभा का चुनाव जीता है इन्होंने। इनकी जो एकनाथ शिंदे से, खुद एकनाथ शिंदे से जिस तरीके से मीटिंग हुई है, उसने राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ, जैसे कहते हैं,
कानाफूसी, बहुत कुछ चर्चा काफ़ी हो रही चर्चा है, का विषय काफ़ी बना चर्चा हो दिया रही है। और हालांकि जो एक रटा रटा बयान जो आ जाता है कि ये जो मैंने मीटिंग की उप मुख्यमंत्री के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, वो मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है हिंगोली का, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो कार्य रुके हुए हैं उसके लिए बातचीत के लिए मीडिया में तो यही बताया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके की के रिश्ते रहे हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, उस दौरान यूबीटी के एक सांसद का फेस टू फेस एकनाथ शिंदे से मिलना, ये राजनीतिक अर्थ इसका कुछ और ही निकलता है। और खुद जाकर मिले हैं। अब क्या बात हुई वो तो ऑफिशियली तो नहीं बताएंगे, लेकिन बिल्कुल इस मामले से अब हम आगे अगर चलें तो एक शिरडी के भी एमपी हैं शिवसेना यूबीटी के भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे, ये भी जो हैं ये भी पाए गए हैं। पाए गए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम से जब अचानक ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बहुत चौंकाने वाला होता है। बिल्कुल। ये उदय सामंत से जो कि बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे की पार्टी के, जो फडणवीस की सरकार में है, उनके यहाँ पर इनको पाया गया। दादा भुसे जो दूसरे शिवसेना शिंदे के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनके घर पे ये मीटिंग हुई उदय सामंत के साथ, शिरडी के जो एमपी हैं वाकचौरे की। अब इसने भी इस मीटिंग ने भी जो है वो काफ़ी विवाद खड़ा किया एक तरीके से। इस पे जैसे कहते हैं बातचीत शुरू हो गई कि क्या वो जो है एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ने वाले हैं। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो कि आष्टीकर ने जवाब दिया था। ठीक है, मतलब इसके बाद हाँ, आप कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल, लेकिन सबके जो जवाब आ रहे हैं वो एक आ रहे हैं कि इसके कोई मायने ना निकाला जाए जी। लेकिन जो अचानक से मुलाकात बढ़ गई है, मुलाकातों की संख्या बढ़ रही है, वो एक्चुअल में इशारा कुछ और कर रही है। बिल्कुल। राजनीति के अंदर कोई भी मुलाकात अगर आप उसको ऐसा ही सही मायनों में देख लें कि जो बताया जा रहा है, तो फिर राजनीति की समझ मतलब कम हो जाती है। मतलब तो मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब क्या खिचड़ी पक रही है वो तो अब जब तक सामने नहीं आ जाती है बात, तब तक तो सारा कुछ स्पेकुलेशन ही है। बिल्कुल। तीसरे एक और एमपी हैं राजा भाऊ वाजे, ये नासिक से एमपी हैं शिवसेना यूबीटी के। अब बाकी दो तो प्राइवेट मीटिंग हुई है एक तरीके से, घरों पे मिले हैं। उसकी कोई जानकारी नहीं है कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। जब सवाल पूछे गए तो बता दिया गया कि विकास कार्य के लिए गया था। तीसरी मीटिंग जो हुई है वो इस नासिक एमपी की जो हुई है वो श्रीकांत शिंदे से हुई है, और ये पब्लिक फोरम में हुई है, मतलब एक पब्लिक इवेंट था। वहाँ पे ये एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं, खुद भी एमपी हैं श्रीकांत शिंदे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। चौथा अब नाम आता है संजय दीना पाटिल का। ये काफ़ी इन चारों एमपी में से इनको शायद मेरे को लगता है काफ़ी प्रोमिनेंटली लोग जानते हैं। पहले एनसीपी के भी सांसद रहे हैं। बिल्कुल। और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से इस समय ये सांसद हैं। इनकी अभी पत्नी का काफ़ी तबीयत खराब रही और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। वहाँ पर सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुँचे और उन्होंने इनकी पत्नी का हालचाल जाना, और कार एक्सीडेंट हुआ था बाय द वे उनकी पत्नी का। और उसके बाद फिर एक तरीके से जॉइंट कार राइड जिसे कहते हैं ना, आजकल तो मोदी जी ने इसको काफ़ी पॉपुलर किया है, जिस तरीके से सभी राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के साथ कार में फ़ोटो खिंचाते हुए दिखते हैं। तो एक जॉइंट कार राइड यहाँ पर भी हुई। एकनाथ शिंदे और संजय दीना पाटिल एक ही कार में गए जी। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है अफवाहों का बाजार गर्म है कि क्या होने वाला है। और संजय दीना पाटिल का जिस तरीके से पार्टी बदलने का रिकॉर्ड रहा है, तो वो भी जिसे कहते हैं इसमें एक तरीके के आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस मुलाकात पे ये मुलाकात काफ़ी चर्चित रही थी और इसने उद्धव ठाकरे के भी कान खड़े कर दिए थे। जैसे मुलाकात हुई तो वरुण उद्धव ठाकरे के पास भी ये मैसेज पहुंचा
कि दोनों के बीच मुलाकात हुई है, फिर खुद उद्धव ठाकरे ने फ़ोन पर बात की इनसे जी। और उन्हें अपनी सफाई भी देनी पड़ी थी कि नहीं वो तो मेरी पत्नी चूँकि एडमिट थी तो उनका हालचाल जानने के लिए वो आए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनसे उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। वरुण जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके की खबरें चली और जिस तरीके का ये माहौल बन गया इस मीटिंग के बाद, और जो ये विजुअल्स उद्धव ठाकरे ने भी देखे होंगे कि कार में एक ही दिखाई दिए दोनों, बिल्कुल, तो उस अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के साथ अपने ही सांसद का दिख जाना, उसके बाद तो ये उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बनती थी कहीं ना कहीं कि अगर पहले हाल चाल नहीं जाना, मुझे नहीं पता, मैं इस बात पे दावे से नहीं कह सकता कि उनको पता था कि नहीं पता था पहले, या उन्होंने पहले हाल चाल जाना या नहीं जाना, लेकिन इस मीटिंग के बाद तो ज़रूर हालचाल जाना ये पब्लिक डोमेन के अंदर है और ये बातचीत पूरी तरीके से सबके सामने आ गई है। देखिए उसमें भी संजय दीना पाटिल ने जो जिस तरीके की खबरें आई हैं, उन्होंने साफ साफ उद्धव ठाकरे को ये कहा कि जो उन्होंने पब्लिक में भी कहा कि बिल्कुल ही बिल्कुल जो उनके पुराने रिश्ते रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और बिल्कुल ही बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ह्यूमन एंगल इसके अंदर आता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और राजनीतिक हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन राजनीति में तो ऐसा चलता रहता है, कभी किसी का सुख होता है किसी का दुख होता है, तो सुख दुख में मिलना जुलना लगा रहता है, और एक राजनीतिक शिष्टाचार का एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से संजय दीना पाटिल ने इन सभी बातों को खारिज किया। अब हमने ये 4 सांसदों के नाम ले लिए हैं, 9 सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 4 सांसद शामिल होने वाले हैं, लेकिन इन 4 सांसदों ने जिस तरीके से मीटिंग की या जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, उसने ज़रूर इस बात को बल दे दिया कि क्या महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन टाइगर होने वाला है। अब ऑपरेशन टाइगर होना है तो 2/3 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी, 9 में से लगभग 6 तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब 4 अगर ये हैं, 3 और ऐसे सांसद हैं जिनके पास्ट के इतिहास में अगर हम जाएं तो जिस तरीके का उन्होंने 1-2 महीने पहले जिस तरीके का उनकी कार्यप्रणाली रही है, जिस तरीके से उन्होंने आचरण किया है, उसको देखकर कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा है कि क्या ये भी इन 4 के अलावा, ये 3 भी इन 4 के अलावा कहीं उद्धव ठाकरे से नाराज तो नहीं है, या उद्धव ठाकरे को कोई मैसेज तो नहीं देना चाहते हैं। पिछले अगर इनको भी तीनों को भी मिला लिया जाए तो 7 हो जाएगी संख्या। पिछले दिनों ऐसे खबर भी आई थी कि करीब करीब 7 से 8 जो सांसद हैं जो शिंदे के वो संपर्क में हैं, वो तो एक बड़ी संख्या थी, जिसको बाद में हालांकि कहा गया, दोनों पार्टियों की तरफ से कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो नॉर्मल मुलाकात है, नॉर्मल मुलाकात की तरह इसको देखिए, इसका कोई राजनीति से कोई ना इसे प्रेरणा है ना कोई लेना देना है। वरुण नहीं, ठीक बात कही। सबका मैं बयान देख रहा था, सबने इसी तरीके के बयान दिए हैं। अब राजनीति है, अब राजनीति में एकनाथ शिंदे भी तो पहले बयान देकर नहीं गए थे कि मैं पार्टी तोड़ने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब एक नाम है संजय बंधु जाधव, ये परभनी से सांसद हैं। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बैठक उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के अंदर बुलाई थी। इस बैठक में ये नहीं पहुँचे। इन्होंने ये बोला कि मेरी कोई फैमिली वेडिंग थी, वहाँ पर मुझे अटेंड करने जाना ही जाना था, इसलिए मैं इस मीटिंग में नहीं पहुँच पाया। अब ये जवाब दिया है उन्होंने। अब इसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद है संजय देशमुख और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर। ये दोनों ऐसे सांसद भी हैं जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है कि शायद ये भी शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और स्पेकुलेशन है बहुत। एक है संजय देशमुख, यवतमाल वाशिम से सांसद हैं, और दूसरे जो मैंने बताया ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, ये उस्मानाबाद जो अब धाराशिव हो गया है वहाँ से सांसद हैं। अब संजय देशमुख की जहाँ तक बात है, ये भी डिनर मीटिंग में पाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, मंत्री हैं, प्रताप राव जाधव। ये भी शिंदे के बहुत करीबी हैं। ये भी उनके साथ डिनर मीटिंग में इन्होंने की है। और इसके अलावा जो मैंने राजे निम्बालकर का नाम लिया, उनकी एक बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थाने में एकनाथ शिंदे के साथ, तो वो भी खुद शिंदे के साथ मिले हैं। अब बहुत लोगों ने ये मतलब इस तरीके से ये कहा कि शिंदे ने इन 6 सांसद जिनका मैंने नाम लिया, उनके साथ एक बहुत सीक्रेट मीटिंग की थी, और निम्बालकर को भी उस मीटिंग में ज्वाइन कराया गया था वीडियो कॉल से।
तो यानी साथ के साथ शिंदे ने कहीं ना कहीं बातचीत की है, ऐसा दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया। और ऐसी भी खबरें थी कि इन मुलाकातों के जो दौर थे उसके बाद शिंदे का एक दिल्ली दौरा भी हुआ था। तो हालांकि वो कहा गया कि वो नहीं, वो स्थानीय मुद्दे थे, कुछ दूसरे मुद्दे थे, उसको लेकर वो यहाँ पर गृह मंत्री से मिलने आए थे यहाँ पर। अच्छा वरुण, आप, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, आप सरकार भी स्थिर है, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश में, फिर शिंदे को ज़रूरत क्यों पड़ रही है या बार बार ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो टूट जाएगी और उनके जो सांसद हैं वो सीधे शिंदे के साथ जुड़ जाएंगे? इससे शिंदे का कद कितना बढ़ जाएगा? देखिए, अगर आप अलायंस डायनेमिक्स की बात करें इस समय एनडीए के अंदर, लोकसभा के अंदर 293 सांसदों का समर्थन एनडीए को है और बहुमत से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तभी सरकार चल रही है। बहुमत का आंकड़ा है तभी सरकार चल पा रही है। लेकिन देखिए, एनडीए की डायनेमिक्स में अगर देखें तो बीजेपी की 240 की संख्या के बाद दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो तेलुगु देशम पार्टी है, जिसके 16 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के इस समय 7 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, यूबीटी शिवसेना जो है उनके 9 सांसद हैं। अगर ये स्पेकुलेशन सही हो जाता है और अगर ऐसा कहीं हो जाता है कि उसमें टूट हो जाती है और लगभग 6 से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की तरफ चले जाते हैं, तो यानी पार्टी का आंकड़ा लोकसभा में 13-14 के आसपास हो जाएगा। और इस तरीके से शिंदे का राजनीतिक कद, जो वेटेज होता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, आगे सरकार अभी 3 साल और चलने वाली है, 2029 तक जब लोकसभा चुनाव ड्यू है बिल्कुल, तब तक तो सरकार चलनी ही है और सरकार को कई और काम करने होंगे। कई ऐसे बिल्स हैं जिनको पास करवाना होगा, कई ऐसे बिल्स हैं जिनको 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी। तो देखिए, अगर जैसे हमने देखा राज्यसभा में किस तरीके से आम आदमी पार्टी टूटी और राघव चड्ढा समेत कई सांसद जो थे आम आदमी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 7, अगर हम स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, इन सबको भी मिला लें तो 7 सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के 10 में से राज्यसभा में वो भाजपा में चले गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोकसभा में भी हो जाता है, और अभी हम एनसीपी की भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमने देखिए शरद पवार और सुनेत्रा पवार भी हैं। हाँ। एनसीपी के भी 8 सांसद हैं, उसमें भी क्या टूट हो सकती है, वो उसके भी सांसद। देखिए, ये स्पेकुलेशन जो है ना, 2024 में जब से रिजल्ट आया और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित रिजल्ट आया था लोकसभा का, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, वो महायुति को हरा देगा। या तो मुकाबला, जो भी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स आए थे उस समय, या तो मुकाबला कड़ा बता रहे थे या सब एमवीए को आगे दिखा महायुति को आगे दिखा रहे थे एमवीए के ऊपर। तो जो जिस तरीके के आंकड़े हैं उसके बाद से ये स्पेकुलेशन लगी रही है कि क्या शिंदे ऐसा कोई खेल करेंगे या एनसीपी में टूट हो सकती है। देखिए, शिंदे के बारे में भी चर्चा काफ़ी चली कि वो जब से मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं तब से वो खुश नहीं है, नाखुश चल रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब साथ ही साथ जब आपने बात की कि क्या फ़ायदा होगा, केंद्र में एक ही मंत्री है शिवसेना का, और अभी लग रहा है कि शायद ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का कुछ विस्तार कर सकते हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसमें भी एक दावेदारी होगी कि देखिए, हम सांसदों को लेकर आए हैं, हमने आपकी टैली में ऐड किया है, तो हमें और पद मिलना चाहिए कैबिनेट में। इसके अलावा जो अभी लोकल पोल्स हुए महाराष्ट्र के अंदर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे महायुति ने। हाँ। उसके अंदर भी जिस तरीके से दरारें साफ देखने को मिली, कई जगहों पे एकनाथ शिंदे की पार्टी और भाजपा आमने सामने रहकर चुनाव लड़े, साथ में भी लड़े कई जगह, लेकिन कई जगहों पे आमने सामने चुनाव लड़े। और जिस तरीके से मेयर पदों को लेकर जिस तरीके का झगड़ा हुआ, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रही गर्म कि क्या रिश्तों में दरार आ गई है। तो वही जैसा मैंने कहा, एकनाथ शिंदे ज़रूर चाहेंगे कि उनका राजनीतिक कद एनडीए के अंदर और बढ़े। चलिए, अब आपने जैसे बताया भी कि एनसीपी की तरफ भी हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे, ये तो ठीक है, शिंदे की बात हो रही थी, उद्धव ठाकरे की बात हो रही थी। ऐसी कुछ खबरें आ भी रही हैं कि एनसीपी में भी कुछ फूट की बात आ रही है। शरद पवार की बात भी बीच में आई थी,
तो हालांकि शरद पवार ने तो बिल्कुल ही डिनाई किया था कि नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, सुनेत्रा पवार के साथ कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है, और उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया था। लेकिन क्या अजीत पवार के निधन के बाद क्या एनसीपी कमज़ोर हुई है क्या? देखिए, इसका जवाब तो बिल्कुल एक तरफा ही है। बिल्कुल हाँ, कोई भी किसी पार्टी का अगर सबसे शीर्ष जो नेता होता है अगर वो चला जाता है तो पार्टी राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि जिसे कहते हैं एक वैचारिक तौर पे भी वो कमज़ोर दिखने लगती है। क्योंकि जो इस तरीके की पार्टीज़ होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रमुख तौर पे दिखाई देता है। देखिए आप एआईएडीएमके का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। जयललिता के अलावा वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं था जो एआईएडीएमके को संभाल सके, और तब से जब से जयललिता की मृत्यु हुई है एआईएडीएमके को एक भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई। तो वही सीधा सीधा अगर देखें एक व्यक्ति की पार्टी, अब बीजू जनता दल उड़ीसा में है, नवीन पटनायक के बाद कौन? उसी तरीके से एनसीपी के अंदर भी अजीत पवार से, अजीत दादा पवार से बड़ा कोई दिखता ही नहीं था। और अब दिल्ली में तो खैर प्रफुल्ल पटेल काफ़ी एक्टिव रहे हैं, एनसीपी का चेहरा ही रहे हैं दिल्ली के अंदर, शरद पवार के टाइम पर भी और जब तक अजीत पवार जीवित थे उनके टाइम पर भी। अब लेकिन खुद जो ये वरिष्ठ लोग थे जो अजीत पवार के साथ ही रहे, चाहे वो सुनील तटकरे हों जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, या फिर जैसा मैंने जिक्र किया प्रफुल्ल पटेल और दिलीप विल्से पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, ये जो जितने भी सीनियर लीडर्स जो शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ आए थे जब एनसीपी के अंदर टूट हुई थी, उनको फिर ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि हमें कोई ऐसा नेता आगे रखना चाहिए जो अजीत पवार की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा सके। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वोट जो आए थे वो अजीत पवार के चेहरे पे आए थे। बिल्कुल ठीक है। और अजीत पवार का जो राजनीतिक कौशल रहा था, जो उनकी संगठन की पकड़ थी, जो वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि एनसीपी जब संगठित भी थी, एक यूनाइटेड फोर्स थी, शरद पवार बिल्कुल अजीत पवार के ऊपर रिलाई करते थे संगठन को लेकर। बिल्कुल। तो जब ये टूट हुई उसके बाद अजीत पवार की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो एक वॉइड था उसको फिल करने के लिए सुनेत्रा पवार, ऐसा माना जाता है, नहीं चाहती थी कि उनको आगे करा जाए, लेकिन उनको वरिष्ठ नेताओं ने मनाया, कन्विंस किया और वो आगे आई और वो एनसीपी की अध्यक्ष बनी। वो पार्टी को संभाला उन्होंने, बिल्कुल संभाला। हाँ। लेकिन अब फिर ऐसा क्या हो गया, जब यही चाहते थे कि सुनेत्रा पवार जो हैं वो नेतृत्व संभालें, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया। देखिए मृत्यु के बाद बहुत ही स्पेकुलेशन आए और उससे पहले भी कि दोनों जो हैं एनसीपी, जो मेन एनसीपी अब तो अजीत पवार के पास थी, सिंबल भी उन्हीं के पास था घड़ी का, और जो फ्लैग भी उन्हीं के पास था, और जो शरद पवार की एनसीपी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार जो पार्टी का ऑफिशियल नेम है, इन दोनों का मर्जर होने वाला है। ये बहुत स्पेकुलेशन थी और अजीत पवार की मर्जी से होने वाला है। अब जब उनका निधन हो गया और बहुत दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उनका चॉपर का, उसके बाद अब ये जो बात है कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे चली गई। उसकी बात अब एकदम से बंद हो गई। ठीक है, फरवरी में रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरवरी में मर्जर का अनाउंसमेंट भी हो जाता अगर जनवरी में अजीत पवार की मृत्यु नहीं होती तो। अब क्या ऐसा हो गया, अब देखिए सुनेत्रा पवार ने जैसे ही कमान संभाली उसके बाद उनको संगठन का, जिसे कहते हैं कि संगठन की स्थापना करनी थी, संगठन को एक तरीके से फिर से उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी। अब जब उन्होंने संगठन की रीस्ट्रक्चरिंग करी तो जो पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी उसके अंदर अपने दोनों पुत्रों को जगह दी। जो उनके अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के जो दोनों पुत्र हैं, पार्थ और जय पवार, दोनों को अच्छे पोजीशन से नवाजा गया। लेकिन जितने भी ये सीनियर लोग थे, जैसे कि अब हमारे ये प्रफुल्ल पटेल हैं, बिल्कुल इनको तो वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया था। लेकिन जब नई जो लिस्ट आई नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें प्रफुल्ल पटेल के सामने से वो वर्किंग प्रेसिडेंट का जो तमगा लगा हुआ था, जो उनको पद मिला हुआ था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। तो विवाद का कारण वहाँ पे शुरू हुआ
कि और उसके बाद फिर सुनील तटकरे भी जाकर सीधे शरद पवार से मिल लिए। और जैसे मैंने कहा ना, मुलाकात राजनीति में इतनी आसानी से तो नहीं होती है कि सीधा मिल लिए और आके बोल लिए कि हम हालचाल अटकलें लगनी तो फिर स्टार्ट हो ही जाती तो फिर उसके बाद तो अटकलें लगना बिल्कुल हो ही गया था। उनके जब रेसिडेंस पे मिले, उसके बाद सिल्वर ओक जो उनका घर है वहाँ पे जब मिले, तो उसके बाद अटकलें लगना शुरू हो गई। जिस तरीके से मैंने बोला कि शिवसेना के अंदर अटकलें लगना शुरू हो गई जब यूपीटी के सांसद मिले शिंदे से। इसको अब सीधा सीधा ये मानकर चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं न्यू गार्ड वर्सेस ओल्ड गार्ड तो नहीं हो गया है एनसीपी के अंदर। पार्थ और जय पवार और सुनेत्रा पवार, क्योंकि उनकी माँ है, और पुराना जो ये ओल्ड गार्ड है जो कि अजीत पवार के खासम खास माने जाते थे, बिल्कुल, जिनमें छगन भुजबल भी हैं, जिनमें दिलीप वलसे पाटिल भी हैं, सुनील तटकरे और जैसे मैंने कहा प्रफुल्ल पटेल तो हैं ही। इसके बाद देखिए सुनेत्रा पवार को फिर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट करके ये बोला कि, और मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि ये क्लैरिकल एरर कैसे आ जाता है, ये टेक्निकल एरर कैसे हो सकता है। मतलब अगर कुछ गलती हो जाए, और गलती नहीं, मुझे लगता है कि जानबूझकर अगर कोई फैसला आपने लिया है तो उस पर कायम रहना चाहिए, उसमें दबाव के आके उसके सामने झुक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अब उसको क्लैरिकल एरर बता दिया जाता है, टेक्निकल एरर बता दिया जाता है, और वो ट्वीट भी किया जाता है, ऑफिशियली वो जवाब भी वही दिया जाता है। तो ये बहुत हास्यास्पद था। इसके बाद फिर ऐसी खबरें आई कि ऐसा भी है कि जो अजीत पवार की पार्टी के 41 विधायक जीत के आए थे, उनमें से 22 से 24 विधायक शायद शरद पवार के साथ दोबारा जा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर थी ये भी मीडिया के अंदर एक तरीके से खबर आई। इसके बाद फिर सुनेत्रा पवार और उनके जो दोनों पुत्र थे अजीत पवार के, उन्होंने ओल्ड गार्ड्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उनके साथ खबर तो ये भी है कि उनकी एक तरीके से मीटिंग हुई, और जॉइंट एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है उनकी एक हुई है, और कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी बन गई है उनके बीच में। बातचीत अभी फिलहाल बात जो है वो बन गई है। और जो एक तरह जैसे कहा जा रहा था ना कि कम्युनिकेशन दोनों के बीच में टूट गया है, वो शायद दोबारा से रीस्टैब्लिश हो गया। अब जो अहम की अगर आप लड़ाई कह सकते हो तो अहम की लड़ाई भी थी ये, और जिस तरीके से इन लोगों को लगा कि हम लोग जब शरद पवार को छोड़कर हमने अपनी लॉयल्टी जब अजीत पवार के लिए प्रूव कर दी, तो फिर ऐसा जो उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, जो कि उनको ऐसा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कि एनसीपी में जो बीच में एक बगावत की बू दिख रही थी, एक जो आहट आ रही थी, फिलहाल अभी वो शांत सी दिख रही है। समय रहते इसको संभाल लिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए शांत सी लग रही है इस समय, क्योंकि दोनों पुत्रों ने और सुनेत्रा पवार ने सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत की है, ऐसी खबरें हैं। और उसके बाद से ये सहमति बनी है कि इस तरीके की बात नहीं होगी, और सबको मिलकर ही पार्टी को चलाना है, सबको मिलकर ही आगे पार्टी के बारे में सोचना है। तो फिलहाल ये खबर है अभी तो, लेकिन राजनीति में कब ऊंट किस करवट बैठेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। अभी ऊपर से अगर सब कुछ सही दिख रहा है तो अंदर कौन सा तूफान होने वाला है, आने वाला है, उसकी अभी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। वरुण, बीच में ऐसी खबर भी थी कि जब ये जो आप ये ऑपरेशन टाइगर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर में शरद पवार की भी कुछ सांसदों को शिंदे ने तोड़ने की कोशिश की थी, ऐसी खबर आई थी। तो उस वक्त भाजपा को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा था, और ऐसी मीडिया में ही खबरें आई थी जो भाजपा को कहना पड़ा कि रोकना पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए। अगर कोई शरद पवार की तरफ से कोई सांसद अगर भाजपा में आना चाहता है तो वो सुनेत्रा पवार की तरफ से ही आएंगे, और आपकी तरफ अगर कोई आता है वो फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उधर से अगर कोई सांसद अपने मन से अगर आपकी तरफ आना चाहे तो आप उन्हीं से बात कीजिए जो इच्छुक हैं उनको लेकर। क्या इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए कितनी सच्चाई है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। अब उनकी तरफ से तो शायद ऑफिशियल बयान ये भी आ सकता है कि ऐसी कोई बात तो इधर भी नहीं है ना उधर है। तो ये भी कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, ये तो मीडिया का तो काम है बात का बतंगड़ बनाना, क्योंकि हम तो बहुत इजी टारगेट होते हैं, मीडिया तो बहुत इजी टारगेट है राजनेताओं के लिए। तो वो कह सकते हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए जब तक आग लगी नहीं होती ना तो धुआं उठता नहीं है, ठीक है। ऐसा ही उस समय भी मुझे अच्छे से याद है जब शिवसेना टूट रही थी, टूटने वाली थी, तब भी ये कहा गया कि शिवसेना नहीं टूटेगी, कोई उद्धव ठाकरे को, बाल ठाकरे को धोखा नहीं देगा। फिर क्या हुआ सब हम जानते हैं, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा आखिर में।
अब अगर ये बात हो रही, देखिए शरद पवार के 8 सांसद हैं इस समय लोकसभा के अंदर एनसीपी के। अब उनमें से कितने सांसद टूट सकते हैं, कितने सांसद एनडीए के साथ जा सकते हैं, संख्या कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने भी सुना कि 5 सांसद संपर्क में हैं और अब वो राजनीतिक शिष्टाचार से संपर्क में हैं, तो अच्छी बात है। शिष्टाचार निभाना चाहिए, सभी जगह निभाना चाहिए, राजनीति में क्या हर जगह निभाना चाहिए। लेकिन देखिए राजनीति में जैसा जो दिखता है वैसा हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये तो सही बात है कि सब लोग डिनाई तो करेंगे ही, लेकिन जिस दिन ये काम अगर हो गया तो उस दिन फिर कोई कहने लायक कोई भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल मुलाकातों का दौर जारी है और सभी अभी इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। खबर तो ये भी थी, माफ कीजिएगा, कि सुप्रिया सुले को भी मंत्री बनाया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। खबर तो बहुत चलती रहती है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। किसे पता था कि चुनाव लड़ेंगे डीएमके के साथ कांग्रेस वाले, और रिजल्ट जिस दिन आया भी नहीं, पूरे रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं हुए और सुबह ही विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया जाता है। तो 20 साल से साथ थे डीएमके के साथ। बिल्कुल, अब ये देखना होगा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है। नज़र बना के आपको रखनी होगी, क्योंकि कभी भी कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है और आपको ध्यान आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।